आप स्क्रीन पे एक चीज देखो, यहाँ पे डायमंड, ये आप देख पा रहे हो डायमंड, और यहाँ पे पेंसिल की लीड, और यहाँ पे हमारा डीएनए एंड हमारी बॉडी, एंड यहाँ पे फ्यूल, एंड यहाँ पे अगर आपने जो बॉटल्स देखे होंगे, ये बॉटल्स एंड मेडिसिन, ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है यहाँ पे, वो है कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में यहाँ पे पाया जाता है। तो आखिर कार्बन के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है, ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी वजह से कार्बन हर जगह अवेलेबल है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कार्बन के बारे में, और हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड इस चैप्टर्स में आप लोग खुद बोलोगे कि ये चैप्टर्स यहाँ पे कंटिन्यू रखिए, ये चैप्टर कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ पे कि कार्बन आखिर इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है। वो समझने से पहले हमें समझना होगा कार्बन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम कार्बन के स्ट्रक्चर पे आते हैं, उससे पहले आप सब ने जानते होंगे, यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो होता है 6। अभी जो 6 एटॉमिक नंबर है, इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो होता है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। ये जो फर्स्ट सेल है उसे हम के सेल भी कहते हैं, और सेकंड सेल जिसे हम एल सेल भी कहते हैं। एंड अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, बीच में न्यूक्लियस होता है जनरली, जिसे हम ऐसे शो करते हैं। अगर हम पेपर में शो करते हैं तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। एंड इसके बाद यहाँ पे के सेल जिसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एल सेल जिसमें यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये के सेल का रिप्रेजेंटेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये एल सेल का है यहाँ पे। इसकी अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेंगे तो जो एल सेल होता है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है यहाँ पे आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो अभी जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। और अगर आपने ऑक्टेट रूल्स पढ़ा हो तो ऑक्टेट रूल्स क्या कहता है कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रिएक्शंस करता है दूसरे एलिमेंट से। तो ये चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो अभी हम यहाँ पे इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि इसमें कैसा आखिर ये ऑक्टेट रूल फॉलो होगा या फिर नहीं होगा, और इसमें किस तरीके का यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, आखिर इसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये इतने सारे यहाँ पे बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम 2 सिनेरियो यहाँ पे लेते हैं। 2 सिनेरियो लेने का यहाँ पे रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें समझना होगा दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियो है, मैं आपको बता दूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे ऑक्टेट रूल सेपरेटली, ठीक है। एक बार हम ऑक्टेट रूल सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ में चीज़ें आएँ। देखो, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट 2 4 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड। ऑक्टेट रूल ये कहता है कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से आए तो वो एक स्टेबल एलिमेंट माना जाता है। तो अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो पॉसिबल हैं कार्बन के पास, या तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, लूज़ करेगा तो +1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। या तो कार्बन ये किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो या तो दूसरा सिनेरियो है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले ले दूसरे से, तो ये हो जाएगा 2 8, तो ये हो जाएगा आपका नियॉन के जैसा, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या सिनेरियो पॉसिबल है या नहीं है कार्बन के लिए, वो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे जो भी मैंने बनाया इसको इरेज यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे समझना, ठीक है, सारी चीज़ें। तो चलो देखते हैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या होगा अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है इस पर फोकस करना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, और कहीं पे भी आपको फोकस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर में मैं आपको दो सिनेरियो लेके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास होगा कि अगर ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हीलियम के जैसा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये समझते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कि सबसे पहले कार्बन के पास, अगर हम पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ केस फर्स्ट। तो ये केस फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम। केस फर्स्ट क्या है कि वो क्या कर दे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन को लूज करा, क्या करा, लूज करा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा तो इसके लिए पहली चीज तो एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी, एनर्जी। कोई भी चीज ऐसे बाहर तो चली नहीं जाएगी। अगर आपको कोई चीज ब्रेक करना है, मान लो आपने एक लकड़ी ली, उसको आपको ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है। मान लो इतनी छोटी लकड़ी है और आपको उसको ब्रेक करना है बीच से, तो एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पहले क्या कर रहा था, खींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। न्यूक्लियस चारों इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अभी, ठीक है। तो सपोज क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इसको निकालने के लिए एनर्जी लगी। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया, हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरी तरीके से निकल गया, यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ये न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स लगाएगा इन तीनों पे। क्या करेगा, और ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाएगा, तो मतलब फोर्स इंक्रीज हो गया। अब सपोज दूसरा केस, आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालने जाओगे तो आप जितनी एनर्जी पहले लगी थी उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी मान लो सपोज बाहर आ गया, तो ये आपका, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं आपके पास, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ पे C2+ का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा केस होगा अगर यहाँ पे, तो अब जो ये न्यूक्लियस है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें और फोर्स लगाएंगे। और फोर्स लगाने की वजह से अब एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा लगेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। और फॉर एग्जांपल सपोज इस इलेक्ट्रॉन्स को भी ये निकाल देता है कार्बन, ठीक है, जो कि बहुत ही कम पॉसिबल है, बट फिर भी मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल देता है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में अब सारा जो फोर्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा उसमें न्यूक्लियस लगाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी इजिली ये कार्बन निकाल सके। बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी लगेगी, और जो कि कार्बन यहाँ पे करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि पहला रीज़न क्या है कि क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे, कि जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लगी है एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो लगी तो ठीक है, काफ़ी इनफ लगी है, बट जब दूसरी इसी कार्बन प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो और ज़्यादा, जब 2+ बनेगी तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये पॉसिबल नहीं कार्बन के लिए कि यहाँ पे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने ईजिली निकाल सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइंड में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते ही नहीं हैं, तो हम दूसरा केस लेके यहाँ पे चलते हैं। और दूसरा केस हमारे पास क्या है, क्या केस होगा दूसरा हमारे पास, कि हम अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये हमारे पास दूसरा केस बनता है कि अगर हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो हमारे पास क्या सीन यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये केस भी हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो केस नंबर हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये केस नंबर हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, और केस नंबर सेकंड में हम इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं कार्बन को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देते हैं, कार्बन यहाँ पे आ जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कराना होता है, और कार्बन एंटर कर गया, ठीक है। तो जब कार्बन एंटर कर गया तो पहले ये क्या कर रहा था, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, खींच रहा था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है, तो उसको भी उसने खींचना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसकी एनर्जी इसके पास भी चली गई। अब आप मान लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी अगर एंटर करा दोगे यहाँ पे, तो जो ये पावर ये 4 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए लग रही थी, वो पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन पे भी ये पावर जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो आपकी जो पावर है न्यूक्लियस की वो तो सेम है,
अब इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पे इस न्यूक्लियस पे। अब जहाँ पे उसके पास 4 की पावर थी, अब उसको 7 को होल्ड करना पड़ रहा है। वहीं पे एक और आ गया, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो पहले जहाँ पे किसी को 4 लोग को कंट्रोल करना होता था, एक एग्जांपल मान लो कि किसी मैन है, कोई एक मैन है जिसकी कैपेबिलिटी क्या है, 4 लोगों को हैंडल करने की है। अब उसके पास सडनली 8 लोग आ गए लड़ने। कितने लोग आ गए? 8 पीपल आ गए लड़ने। तो क्या वो लड़ पाएगा? नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा उसको। 4 पीपल को कंट्रोल कर सकता था बट 8 पीपल को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह कार्बन की भी सिचुएशन बन जाती है। तो जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था कार्बन, अब उसके पास ये सिनेरियो बन गया, अगर यहाँ पे अगर उसको अचीव करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 का, अगर उसको 2-8 का अचीव करना है, तो पहले जो इसके पास 2-4 था, उसके लिए आपको उसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4C-। अब ये 4 प्रोटॉन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कार्बन से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता था 4, इसका जो 4 प्रोटॉन, मतलब बोल सकते हैं जो प्रोटॉन्स थे, ये न्यूक्लियस था, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ही नहीं कर सकता था, इसीलिए यहाँ पे ये सिनेरियो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से एक नया सीन आता है, एक नई चीज़ आती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग। अब यहाँ पे हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें हमने एक केस में हमने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन्स निकाला था। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो ये बनाया यहाँ पे पॉजिटिव आयन, ठीक है। और दूसरा केस क्या था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स लिया था, तो यहाँ पे इस केस में जो उसने चीज़ बनाई वो बनाई नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगा, उसमें हम उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स। बट यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज दोनों ही चीज़ें जो है कार्बन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप की हैं। तो एक नया सीन आता है पिक्चर में दोस्तों, जो कि है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है वो समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोवैलेंट बॉन्डिंग हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग समझाने के लिए। अब कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन की बात अगर हम करते हैं तो कार्बन का ये न्यूक्लियस हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, और ये हो गया के सेल जिसपे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका एल सेल जिसके पास कार्बन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम अगर नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2-4। अब ये सीन बनता है यहाँ पे कि ये आखिर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, ठीक है, वो समझते हैं हम यहाँ अच्छे से। इस कोवैलेंट को हम कहते हैं इक्वल शेयरिंग। क्या कहते हैं हम? इक्वल शेयरिंग। अभी इक्वल शेयरिंग क्या होती है वो समझते हैं। इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक चॉकलेट है और मान लो वो डेयरी मिल्क है, ये 2 मान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, और सामने वाला बंदा, ये मैं हूँ, ए मान लेता हूँ मैं, और एक बंदा है जिसके पास 2 चॉकलेट है बट वो है किट कैट की 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ये बंदा अपनी एक चॉकलेट रखेगा इसके सामने कि भाई मेरी एक डेयरी मिल्क ले लो, और ये बंदा अपनी एक चॉकलेट रखेगा, बोलेगा किटकैट ले लो। तो यहाँ पे दोनों का काम बन जाएगा, उसको एक किटकैट मिल जाएगी, उसको एक डेयरी मिल्क मिल जाएगी। तो इसमें दोनों का फायदा है। इसी तरह सेम चीज़ होती है कोवैलेंट बॉन्ड में। अब कैसे फायदा है देखो, यहाँ समझते हैं। अब मान लो कि कार्बन है यहाँ पे 2-4 वाला, और एक हाइड्रोजन हो गया जिसपे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, बिकॉज हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो मतलब एक इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन कहता है कि तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 4 हाइड्रोजन के पास जाएगा, 4 हाइड्रोजन को इन्वाइट करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन तो इन्वाइट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। फिर एक हाइड्रोजन और आएगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। मतलब इस कार्बन के पास 4 क्या हो गए? हाइड्रोजन आए और बोले चल मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तू भी 1 इलेक्ट्रॉन रख। तो ये भी अपना ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, और इसने भी ये रखा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो,
ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको इस कलर से मार्क कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था और ये कार्बन अपना सामने रखा है। तो अब ये लोग क्या करेंगे आपस में, ये लोग बोलेंगे चलो हम मिल जाते हैं। मिलने से कितने पहले हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे तो हम हाइड्रोजन के सर्कल में ये 2 बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो गई। ये वैलेंसी आप समझते ही होगे, अगर नहीं समझते तो मैं आपको नए कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का भी हो गया। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक बड़ा सर्कल बनाऊं, ये देखो ये बड़ा सर्कल बनाता हूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं आउटर मोस्ट शेल पे। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो चुके हैं, देख सकते हो, 2 यहाँ पे हो चुके हैं, 2 यहाँ पे हो चुके हैं, 2 यहाँ पे हो चुके हैं। और यही चाहिए था कार्बन को कि 2 क्या हो जाए, 2 8 हो जाए, जो कि अब हो चुका है। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। क्या होती है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, ठीक है। अगर ज्यादा एटम है तो हम एटम्स कर देंगे यहाँ पे। तो आपको बेसिकली कोवैलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यही कारण है कि कोवैलेंट बॉन्ड काफी ज्यादा कार्बन के लिए सक्सेसफुल रहा, और इसकी वजह से उसने बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट से बॉन्डिंग करी है, ठीक है। तो बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है। दोनों मिलके यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। सवाल ये आता है कि क्या कार्बन के पास कोवैलेंट बॉन्ड की ही पावर है, जिसको हम अभी जाने हैं? नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, इसको हमने ऐसे बनाया, कार्बन है, कार्बन का एटम है, कार्बन के एटम के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसको हमने ब्लू कलर में मार्क किया है। वहीं पे हाइड्रोजन जो एटम जुड़ा हुआ है यहाँ पे साइड से देख सकते हो, इसको हमने यहाँ पे ऑरेंज से यहाँ पे मार्क करा हुआ, येलो से मार्क किया हुआ है, ऑरेंज येलोइस है। तो ये देख सकते हो कि दोनों की यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों ने पेयर कर लिया है यहाँ पे। अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जिसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात 11th क्लास में होती है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा। अब कार्बन की हमने एक सुपर पावर देखी है, कार्बन के पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। और अभी आपने जो स्ट्रक्चर्स देखा जो हमने यहाँ पे बनाया, जिसमें 1 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन था, वो स्ट्रक्चर है मीथेन का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गैस मानी जाती है, जो कि आपकी सीएनजी में यहाँ पे पाई जाती है। और साथ ही साथ में मार्स गैस भी से हम कहते हैं, बिकॉज मार्स में गैस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होती है। अब हम समझते हैं कि कार्बन के पास दूसरी सुपर पावर कौन सी है। तो जैसा कि आपने जानते हो कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी क्यों होती है, 4 हैंड क्यों होते हैं? बिकॉज अगर कार्बन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये कार्बन है, इसका 2 4 यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कार्बन के पास जितना भी यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही इसकी वैलेंसी। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, देख सकते हो कार्बन के 4 हैंड है यहाँ पे, एक हैंड ये है, एक हैंड ये है, एक हैंड ये है, एक हैंड ये है। अब कार्बन के पास 4 हैंड है, तो कार्बन 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ अपने बॉन्ड बना सकता है, 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। आपके पास जैसे 2 हैंड है तो आप 2 लोगों को जोड़ सकते हो, चैन बना सकते हो, बट कार्बन के पास एबिलिटी है कि 4 डिफरेंट एटम्स को भी जोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, देख सकते हो, कार्बन कार्बन, ये देख सकते हो, कार्बन कार्बन के साथ बहुत सारी चैन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानेंगे दोस्तों। कार्बन कार्बन जब खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, चैन बनाता है, उसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे CO बॉन्ड बन जाता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी ऐड हो जाता है, यहाँ पे CN बॉन्ड बन जाता है। एंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी ऐड हो जाता है, जिसे हम CH बॉन्ड कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि कार्बन के 4 वैलेंसीज होने के कारण यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से आप देखोगे कि कार्बन हर जगह पाया जाता है। कार्बन DNA में भी पाया जाता है, कार्बन प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाया जाता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन पाया जाता है। इवन यहाँ पे फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सब में कार्बन पाया जाता है। एंड अगर आप मेकिंग प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स देखोगे, रबर्स देखोगे, जितनी भी सिंथेटिक चीजें हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। इवन मेडिसिन, विटामिन एंड हार्मोन्स में भी कार्बन पाया जाता है।
तो कार्बन एक बोल सकते हैं बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि हर जगह यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने दो सुपर प्रॉपर्टीज इसकी देखी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन की इतनी ज्यादा हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।